हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इमाइल दुर्खिम के आत्महत्या सिद्धांत के प्रथम खंड से शुरुआत करते हैं। मेरा नाम मनीषा उदावत, एसोसिएट प्रोफेसर एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। कल मैंने दुर्खिम की जो पुस्तक है द सुसाइड, इसके बारे में चर्चा की थी। इसका डिस्क्रिप्शन दिया था कि इस कृति का महत्व क्या है और समाजशास्त्र में हम इस पुस्तक को किस तरह से अ, देखते हैं। अब आज हम अ, देखेंगे कि दुर्खिम ने ये जो पुस्तक लिखी है आत्महत्या, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट में दुर्खिम ने सबसे पहले ये बताने की कोशिश की है कि आत्महत्या के कारण क्या हैं, और उसमें भी उन्होंने आत्महत्या के जो गैर सामाजिक कारण हैं उनकी चर्चा की है। अब सभी को विदित ही है कि दुर्खिम समाज को बहुत अधिक महत्व देते हैं। वो समाजशास्त्री हैं और उनकी जो ये उनका जो अध्ययन है आत्महत्या, इसमें इन्होंने इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश की कि आत्महत्या व्यक्तिगत घटना नहीं है अपितु सामाजिक घटना है। ये एक सामाजिक तथ्य है और इसलिए उन्होंने आत्महत्या के कारण भी सामाजिक माने हैं। अब आत्महत्या किस प्रकार से सामाजिक है और इसके सामाजिक कारण किस तरह से उन्होंने प्रमाणित किए हैं, ये तो आगे हम चलकर देखेंगे। लेकिन इसके पहले दुर्खिम ने ये साबित करने की कोशिश की, इस बात का खंडन किया, उल्लेख किया कि आत्महत्या के बारे में जो प्रचलित सिद्धांत हैं वो क्या हैं और वो कितने अनुपयुक्त हैं। तो आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे कि आत्महत्या के कारण क्या हैं। तो सबसे पहले दुर्खिम ने ये बताया आत्महत्या के कारणों में कि जो आत्महत्या के अब तक प्रचलित सिद्धांत हैं वो क्या हैं, और उन सब की कमियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि ये चाहे वो मनोव्याधि की अवस्थाएं हों, चाहे वो मनोजैविकी अवस्थाएं हों, चाहे वो अनुकरण से संबंधित सिद्धांत हों या भौगोलिक दशाओं से संबंधित सिद्धांत हों, इन सब का आत्महत्या से प्रत्यक्ष रूप से कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो प्रचलित सिद्धांत हैं दुर्खिम के अनुसार वो क्या हैं जो कि आत्महत्या की व्याख्या करते हैं। तो उस कारण की दृष्टि से अगर अब तक के प्रचलित सिद्धांत की, जैसी कि दुर्खिम ने अपनी कृति में उल्लेख किया है, अगर हम देखें तो सबसे पहले दुर्खिम ने लिया है मनोव्याधि की अवस्थाएं और आत्महत्या। मनोव्याधि की यानी मानसिक बीमारियां या ऐसी मानसिक अवस्थाएं जो कि अस्वास्थ्यकर होती हैं या जिसको हम पैथोलॉजिकल मानते हैं। तो दुर्खिम कहता है कि अक्सर ये माना जाता रहा है कि पागलपन और आत्महत्या के बीच में एक संबंध है, यानी जो आत्महत्याएं होती है वो पागलपन के कारण की जाती है, एक उन्माद के कारण, संवेगात्मक अस्थिरता के कारण आत्महत्याएं की जाती है, या व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दुखी होता है, विषाद है, कष्ट है और ऐसी स्थिति होती है तो वो अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। या कई बार लोग इमोशनली इस तरह से हो जाते हैं कि वो अपने आप को बहुत भावुकता में अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। तो दुर्खिम कहते हैं कि ये सारे जो प्रचलित मान्यताएं हैं कि उन्माद के कारण, विषाद के कारण या एक आत्महत्या के प्रति या अपने स्वयं को मारने के लिए या मृत्यु के प्रति एक सम्मोहन सा होता है, कई लोगों में इस तरह की प्रवृत्ति देखी जाती है, तो ये सभी आत्महत्या के कारण हैं। लेकिन दुर्खिम इन सबको
अस्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि ये सभी आत्महत्या के कारण नहीं हैं। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके आधार पर हम आत्महत्या की व्याख्या नहीं कर सकते। दूसरा, फिर इसके बाद उन्होंने मनोव्याधि की अवस्थाओं में लिया है स्नायु दोष और आत्महत्या। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि थी कि अगर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्नायु दोष है, तो उस वजह से भी लोग आत्महत्या करते हैं कि उनका अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं रहता। तो दुर्खिम ने इसको भी अस्वीकार किया है। कभी कभी यह भी माना जाता था कि जो बहुत अधिक मद्यपान करते हैं, नशा करते हैं, शराब पीते हैं, ऐसे लोग बहुत अधिक आत्महत्या करते हैं। तो दुर्खिम ने इस तथ्य को भी अस्वीकार किया है। इसके बाद हम मनोजैविकीय कारक और आत्महत्या को लेते हैं। तो दुर्खिम ने इसका भी विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि अक्सर ये सिद्धांत भी प्रचलित था कि कुछ विशेष प्रजातियों में आत्महत्या की दर अधिक है, तो प्रजाति और आत्महत्या के बीच में कोई कारण कार्य संबंध है। तो दुर्खिम ने कहा कि ऐसा भी नहीं है कि प्रजाति और आत्महत्या के बीच में कोई रिलेशन हो। फिर वो पैतृकता और आत्महत्या, इन दोनों के बीच रिलेशन को भी नकारते हैं। पैतृकता का मतलब ये कि वंशानुगत कारण, कि आत्महत्या एक वंशानुगत कारणों से होती है, और अगर किसी वंश में, किसी परिवार में पिता ने आत्महत्या की तो उसके पुत्र भी आत्महत्या करेंगे। कई ऐसे उदाहरण दुर्खिम ने दिए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होता कि पैतृकता के कारण आत्महत्या होती है या वंशानुगत आधार पर जो है ये एक कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ऐसा हम नहीं मान सकते। तो प्रजाति की भी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर ही हम किसी समूह को प्रजाति कहते हैं, और पैतृकता में भी वंशानुगत ये जैविकी कारक हैं। तो दुर्खिम ने इन दोनों ही कारकों को लिया और इनका उल्लेख किया, और उसके बाद इसको अस्वीकार किया। इसके बाद हम भौगोलिक कारक को लें तो दुर्खिम ने ये कहा कि भौगोलिक दशाएं और आत्महत्या के बीच में कहीं कहीं हमें रिलेशन दिखता है, कि जलवायु के साथ, मौसम के साथ, तापमान के साथ, इन सब के साथ आत्महत्या का एक को रिलेशन है। लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से भौगोलिक दशाएं और आत्महत्या के बीच में हम कोई एक स्पष्ट संबंध नहीं देख सकते। भौगोलिक दशाएं जो है वो इनडायरेक्टली आत्महत्या की दर को प्रभावित करती है, लेकिन सीधे रूप में आत्महत्या की दर को प्रभावित नहीं करती। तो दुर्खिम ने विस्तार से जो भौगोलिक सिद्धांत प्रचलित थे उनका उल्लेख करते हुए अलग अलग देशों के आंकड़े लिए, और उन्होंने जो प्रचलित सिद्धांत थे उनका परीक्षण किया, और उसके बाद इस बात को भी उन्होंने नकार दिया। फिर दुर्खिम ने अनुकरण और आत्महत्या के बीच में भी जो सिद्धांत प्रचलित थे, इसके की जो आत्महत्या है वो नकल की वजह से होती है, अनुकरण की वजह से, कि कोई समाज है या समूह है, उसमें एक व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसके साथ साथ पीछे पीछे अनुकरण करते हुए दूसरे लोग भी अपने आप को समाप्त कर लेते हैं या वो मृत्यु को गले लगा लेते हैं। तो दुर्खिम कहता है कि इस तरह का जो व्यवहार है कि एक संक्रमण सा होता है मृत्यु के प्रति आकर्षण, और अपने आप को, एक व्यक्ति ने अपने आप को समाप्त किया तो अन्य लोग भी अपने आप को समाप्त करने लगते हैं। तो ऐसे कुछ उदाहरण इतिहास में दिखाई देते हैं, कुछ समूहों में ऐसा व्यवहार हमें दिखाई देता है, लेकिन इसका कारण संक्रमण नहीं है, अपितु समूह के प्रति उनकी भावनाएं हैं कि सामूहिकता प्रभावशाली होती है, समाज प्रभाव रखता है, इसलिए लोग आत्महत्या करते हैं। तो इस बात को भी उन्होंने नकार दिया कि आत्महत्या एक तरह का की संक्रामक बीमारी है या इसकी संक्रामक प्रकृति है। फिर किसी जोग्राफिकल कंडीशन या जोग्राफिकल जो लोकेशन है उसके साथ में आत्महत्या का रिलेशन है, ऐसे सिद्धांत भी प्रचलित थे। तो ये माना जाता था कि कुछ देश हैं जहाँ पर आत्महत्या की दर अधिक है, इसका मतलब वो जो देश हैं उनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ या उसका भूगोल उसके लिए उत्तरदायी है। तो दुर्खिम ने कहा कि ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि
कुछ जो देश हैं जहाँ आत्महत्याएं अधिक होती है, उनके आसपास वाले एरिया में तो आत्महत्याओं की दर ज़्यादा नहीं है। तो अगर समान भौगोलिक स्थितियों में आत्महत्याओं की दर में अंतर है तो हम ये बात भी स्वीकार नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के दुर्खिम ने, चाहे वो मानसिक कारण हो, चाहे शारीरिक कारण हो, चाहे वो भौगोलिक कारण हो, चाहे वो अनुकरण से संबंधित हो, चाहे वो प्रजाति से संबंधित हो, जितने भी कारक और सिद्धांत प्रचलित थे कि आत्महत्याएं क्यों होती है, तो व्यक्तिगत आधार पर आत्महत्या को जिस तरह से पहले परिभाषित किया जाता था, दुर्खिम ने उन सब सिद्धांतों का परीक्षण किया और उन सबको उसने अस्वीकार कर दिया और ये माना कि ये सभी आत्महत्या के गैर सामाजिक कारण हैं। ठीक है। अब वो कहते हैं कि वास्तव में क्या है, तो वो कहते हैं कि आत्महत्या का जो वास्तविक आधार है वो है सामाजिक क्रिया, सामाजिक क्रिया यानी सोशल एक्टिविटी। तो दुर्खिम कहते हैं कि अगर हम भौगोलिक दशाओं को भी लें तो भौगोलिक दशाएं जो हैं वो हमारी सामाजिक क्रियाशीलता को प्रभावित करती है। कुछ जो मौसम हैं वो ऐसे होते हैं, कई बार तापमान ऐसा होता है, दिन की लंबाई या रात्रि की लंबाई, अगर हम आकलन करें तो दुर्खिम ने इन सब के साथ आत्महत्या की दर को कंपेयर किया और तुलना करके उसने निकाला कि जो भौगोलिक दशाएं हैं वो आत्महत्या की दर को प्रभावित करती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से। क्यों? क्योंकि भौगोलिक दशाएं सामाजिक क्रियाशीलता को प्रभावित करती है। ठीक है। जैसे सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो क्रियाशीलता कम हो जाती है, लोगों की क्रियाशीलता मिलना जुलना कम हो जाता है। गर्मियों में दिन बड़े होते हैं तो क्रियाशीलता अधिक हो जाती है। तो भौगोलिक दशाएं हमारे सामाजिक मेल जोल, समाज के साथ व्यक्ति के जुड़ाव को प्रभावित करती है, इसलिए आत्महत्या की दर में अंतर आता है। तो वो कहते हैं कि भौगोलिक दशाएं तो अप्रत्यक्ष कारण हुआ, प्रत्यक्ष कारण, सीधा कारण या मुख्य कारण तो क्या है? सामाजिक क्रियाशीलता या व्यक्ति का समाज के साथ संबंध। तो ये संबंध जो है व्यक्ति समाज के साथ या अन्य व्यक्तियों के साथ किस तरह से संबद्धता रखता है, एकीकरण कैसा है, इन सबको ये बाकी सारी चीज़ें प्रभावित करती है। तो इनको हम सबको एक इतना महत्व नहीं दे सकते। ये सभी आत्महत्या के मुख्य कारण नहीं हो सकते। आत्महत्या का मुख्य कारण तो समाज ही है। समाज के साथ व्यक्ति का एकीकरण कितना है, व्यक्ति अपने आप को कितना समाज के साथ एकाकार करता है, उसके साथ कितना जुड़ाव महसूस करता है, ये चीज़ ही आत्महत्या की सही रूप में समाजशास्त्री व्याख्या कर सकती है। इसलिए हमें आत्महत्या को व्यक्तिगत घटना न मान करके इसको एक सामाजिक घटना मानना चाहिए, ऐसा दुर्खिम मानते हैं। तो इसके बाद में जब दुर्खिम ने आत्महत्या के प्रकार बताए हैं तो आप उसमें देखेंगे कि उन्होंने बिल्कुल उनका जो फोकस है वो फोकस व्यक्ति और समूह के बीच जो रिलेशंस हैं वो रिलेशंस किस तरह के हैं। अब बस सिंपल सी बात उन्होंने कही है इन व्यक्ति और समूह के बीच संबंध की, कि संबंध एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। व्यक्ति समूह के साथ एकाकार हो जाता है तब भी आत्महत्या करता है, और व्यक्ति समूह से बिल्कुल अलगाव या पृथक महसूस करता है, अलग महसूस करता है, तब भी आत्महत्या करता है। तो कुल मिलाकर के कारण तो क्या हुआ? कारण यही हुआ कि व्यक्ति और समूह कितना जुड़ाव महसूस करते हैं या नहीं करते हैं। तो बाकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, वंशानुगतता है या बाकी गरीबी है या अन्य कारण है, वो सब तो कारण मुख्य कारण नहीं है, मुख्य कारण सामाजिक है। इस रूप में दुर्खिम ने आत्महत्या की कारणों की व्याख्या की। इसके बाद वाले चरण में हम लोग आत्महत्या के प्रकार का परीक्षण करेंगे, देखेंगे कि वास्तव में दुर्खिम ने आत्महत्या के प्रकार या उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया है।